नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सेना को वर्ष 1971 के युद्ध की याद दिलाई है और उन्होंने ये कहा है कि हमें याद रखना चाहिए किन वजहों से जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज वह देश एक देश के रूप में विश्व के नक्शे पर उभर करके आया है, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। इससे जुड़ी कौन कौन सी बातें हैं, क्या खास बातें हैं, उन सबको हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को ये हेडलाइंस दिखाए जा रहे हैं, ये बताने के लिए है कि दरअसल हमने यहाँ से लिया है और ये न्यूज़ में रहा है, खबरों में रहा है। इमरान खान ने अपनी सेना को याद दिलाया 1971 का युद्ध। यहाँ पर इमरान खान ने अपनी ही सेना को क्यों याद दिलाया 1971 का पाकिस्तान का टूटना या पाकिस्तान का टूट, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये विवाद शुरू कहाँ से होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान हैं और ये बुशरा बीबी हैं, इनकी पत्नी हैं। ठीक है, ये बहरिया टाउन एक कंपनी है, इसकी हम बात कर रहे हैं, यह कंपनी है। ये कंपनी वर्ष 2019 में विवादों में थी। इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। जैसे ही इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बहरिया टाउन कंपनी है, इस कंपनी पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, वो केस समाप्त हो गया। बदले में ये बताया जा रहा है मीडिया खबरों के अनुसार कि बहरिया कंपनी ने इमरान खान को बड़े पैमाने पर धनराशि भी दिया और ज़मीन भी दिया, और उसी ज़मीन पर इन लोगों ने मिलकर के, चूंकि ये प्रधानमंत्री थे तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने ट्रस्टी बनाया अपनी पत्नी को, और अपनी पत्नी को ट्रस्टी बनाने के साथ साथ ये खुद भी ट्रस्टी बने और अल कादिर नामक एक ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट बना करके इन्होंने यह भी कहा कि हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, और उस विश्वविद्यालय में इस ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में मीडिया ने यह भी उजागर किया कि 180 मिलियन का इन्हें फंड मिला, जो ये ट्रस्ट खोला था इन्होंने, अभी ये वर्तमान है। लेकिन इस ट्रस्ट में जो पैसा आया था 180 मिलियन का, मिलियन पाउंड की बात की जाती है, महज उसमें से इन्होंने 8.5 मिलियन पाउंड खर्च किया। बाकी पैसा कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं है। इस बात को लेकर के जैसे ही मीडिया ने इन सभी बातों को जनता के सामने लेकर के आई, वैसे ही विवाद शुरू हो गया। और न केवल विवाद शुरू हुआ, अभी तक ये बताया जा रहा है कि इमरान खान पर 150 के करीब केस दर्ज हो गए हैं, और ये केस उन पर न केवल आतंकवादी मामले दर्ज किए गए हैं, बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर के वहाँ की एक जज को धमकाना और उनको अपमानित करना इत्यादि इत्यादि मामले इन पर दर्ज किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के 150 मामले दर्ज किए गए हैं। ये कोर्ट में थे, कोर्ट परिसर से ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और जैसे ही गिरफ्तार किया गया वैसे ही वहाँ की जनता ने इनके समर्थन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और विरोध प्रदर्शन के बाद इन्हें अंतरिम जमानत अब दी गई है। वहां की जनता ने यह कहा कि पहले ही कहा था ना कि इमरान को मत छेड़ना। मतलब साफ है कि वो ये कहना चाह रहे हैं सेना से कि इमरान हमारे लोकप्रिय नेता हैं, आपको इन्हें नहीं छेड़ना चाहिए था। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये पहली दफ़ा है कि इस तरह से जनता और खुद इमरान खान, कोई ऐसा व्यक्ति जो वहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रह चुका है, वो खुद सेना का विरोध कर रहा है। जनता भी बड़े पैमाने पर सेना का विरोध कर रही है। हालांकि ये पहला मर्तबा नहीं है कि सेना का विरोध हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देखने को मिल रहा है। सेना और जनता के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और सेना ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, सेना मुख्यालय पे हमले हो रहे हैं, सेना को टारगेट किया जा रहा है, अगर यही स्थिति रही तो हम आगे चल करके कठोर कार्यवाही कर सकते हैं। ये तो मामला आप लोगों को समझ में आ गया। इसी मामले में, मतलब भ्रष्टाचार के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार जिस एजेंसी ने किया था, परवेज मुशर्रफ के समय उस एजेंसी को बनाया गया था, और वो एजेंसी ऐसी है कि उसका कोई भी जो सत्ता में रहा है दुरुपयोग किया है अपने विरोधियों के खिलाफ।
स्वाभाविक सी बात है कि इस समय विरोधी पार्टी के रूप में इमरान खान मौजूद हैं और इनके खिलाफ भी वो सारी बातें देखने और सुनने को मिल रही हैं। ये तो बात पृष्ठभूमि की समझ में आ गई। अब बात ये है कि इमरान खान ने सेना को क्या कहा। इमरान खान ने सीधा सीधा कहा है कि आपको याद है ना 1971 का वार, और 1971 के वार में हमारी बुरी तरह से हार हुई थी भारत के हाथों, और न केवल हार हुई थी बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी के रूप में भी रखे गए थे भारत में। जब समर्पण पर हस्ताक्षर हुआ और समर्पण के बाद रिहाई हुई, तब जाकर के जो लोग युद्धबंदी के रूप में यहाँ पर थे उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इमरान खान ने ये भी कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं और सेना, ये दोनों मिलकर के जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं और ये अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। दरअसल इन सभी बातों के माध्यम से इमरान खान अपने पक्ष में जनता को करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब इमरान खान का संदेश ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत के हाथों, बड़ी बुरी तरह से हम पराजित हुए थे। पराजित होने के साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है सेना और सरकार दोनों मिलकर के जनता को डराना धमकाना शुरू कर दिए हैं। न केवल ये डरा धमका रहे हैं बल्कि गलत तरीके से जनता को नियंत्रित कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को भी नियंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है मीडिया को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी से आगे की बातें हम जोड़ करके देखेंगे। तो अगर ये बातें याद रहेंगी तो वहां पर जोड़ना आसान होगा, आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर तीन चीजें बताई गई हैं। एक तो जनता को डराया धमकाया जा रहा है, गलत तरीके से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है और मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया सच्चाई नहीं दिखा पा रही है। तो ये बातें यहां पर ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन पाकिस्तान में हुआ है, हो भी रहा है। 1971 में पाकिस्तान के विभाजन के कारण की बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान विभाजित हुआ था और जिस घटना को लेकर के इन्होंने जिक्र किया है और सेना को इन्होंने टैग किया है, वो बातें क्या थी। दरअसल यहाँ पर मैप देखेंगे तो जब 1947 की हम बात कर रहे हैं तो उस समय जो विभाजन हुआ था, इस विभाजन में हमने ये देखा था कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था। दोनों एक दिन बाद भारत आज़ाद हुआ था, एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया और उस समय जब विभाजन हुआ तो आप लोगों को याद है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर के पाकिस्तान बनाया गया। अब दो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, एक आप देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जिसे पश्चिमी पाकिस्तान, मैं यहां संक्षेप में पाक लिख रहा हूं, और ये जो आधुनिक बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था। अब ये दोनों तरफ देख रहे हैं कि भारत के यहां पर भारत के इस तरफ भी पाकिस्तान है और इस तरफ भी पाकिस्तान है, जो आज बांग्लादेश अर्थात 1971 से बांग्लादेश के नाम से विश्व के नक्शे पर उभर करके आया। ये जो स्थितियां थी, ब्रिटिश शासन ने मुस्लिम अलगाववाद की नीति अपनाई और बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम लीग था वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगा और उस अपनी मांग को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए भारत के उन हिस्सों में जहां पर मुस्लिम आबादी थी, उन नेताओं ने दंगे करवाए और दंगे करवा कर के ये साबित करने की कोशिश की कि दरअसल हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और काफ़ी हद तक इस मामले में सफल भी रहे और उसका परिणाम ये था कि पाकिस्तान और भारत दो देश बने। यहाँ पर धर्म को द्विराष्ट्र सिद्धांत का आधार बनाया गया और केवल यही बात नहीं थी, यहाँ पर हमें देखने की बात यह भी है कि भाषा आंदोलन होता है। भाषा आंदोलन क्या था और क्यों था, इसको एक बार समझ लेते हैं। दरअसल 1948 की बात करते हैं तो एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव पेश करके उन्होंने ये कहा कि उर्दू के साथ साथ बांग्ला भी यहाँ की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन
बांग्ला को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने से उनको गुरेज था और उन्होंने मतलब वहाँ की जो उस समय की सरकार थी उन्होंने इसे कह दिया कि बांग्ला राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। और उन्होंने इसकी दलील ये दी कि चूंकि ये जो क्षेत्र बने हैं ये क्षेत्र और जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना है और राष्ट्र बनने के साथ साथ जो मुस्लिमों की भाषा है वो उर्दू है, तो हम बांग्ला को नहीं बना सकते। एक तो ये बात। जिन्ना ने भी ये कहा कि यह बात ध्यान रखने वाली है कि जिस बांग्ला भाषा की मांग हो रही है, बांग्ला भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बोलचाल की भाषा हो सकती है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी लगभग 60%, यहाँ पर लगभग 60% पॉपुलेशन थी। पूरे पाकिस्तान की बात की जा रही है, इतने छोटे से क्षेत्र में 60% पॉपुलेशन थी। इस 60% पॉपुलेशन में बांग्ला भाषी लोगों का बाहुल्य है और इन लोगों ने इसकी डिमांड की थी कि हमें बांग्ला भाषा की इजाज़त दी जानी चाहिए, हमारी भाषा और संस्कृति का भी सम्मान किया जाना चाहिए और बांग्ला को राष्ट्रभाषा भी बनाया जाना चाहिए। उर्दू के साथ साथ इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात थी। अब आप देख रहे हैं कि इतनी भौगोलिक दूरी है तो ये असमानता देखने को मिली है, आर्थिक असमानता। यहाँ पर जो उत्पादन होता था, कपास का उत्पादन और जो कपड़े का व्यापार और इससे संबंधित जो आर्थिक गतिविधियां थी यहाँ पर होता था, उसका लाभ यहाँ पर लिया जाता था। मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो हथियार खरीदे जाते थे उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। ये अपेक्षाकृत अधिक विकसित था और इसकी आर्थिक रूप से अनदेखी की जाने लगी। न केवल आर्थिक रूप से अनदेखी की जाने लगी बल्कि प्रतिनिधित्व के आधार पर भी इनकी अनदेखी की गई, इनका तिरस्कार किया गया, इनका शोषण भी किया गया। अब ये जो स्थिति थी यहाँ तक तो ठीक थी। अब धीरे धीरे स्थितियां बदलती गईं। एक समय ऐसा आया कि जो वहाँ के आवामी लीग, अर्थात यहाँ मैं बात कर रहा हूं जो आज बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान, बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, पूर्वी पाकिस्तान में एक नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान लगातार इस बात को लेकर के प्रयास कर रहे थे कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने 6 सूत्री एक मांग प्रस्तुत की और उसी मांग में उन्होंने ये रखा था कि इस क्षेत्र को स्वायत्तता दी जानी चाहिए जिससे कि यह आर्थिक विकास भी कर सके, राजनीतिक विकास भी कर सके और अपने को विश्व के नक्शे पर एक विकसित क्षेत्र के रूप में, चूंकि पाकिस्तान से ये अलग होने की बात नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर ही स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, लेकिन उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार करने के साथ साथ 1968 की बात आती है और 1968 में एक अगर तल्ला षड्यंत्र का नाम दिया गया और ये कहा गया था कि जो शेख मुजीबुर रहमान है दरअसल भारत के साथ मिल करके यह जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये भारत के सह पर कर रहे हैं, अर्थात भारत के सहयोग से कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात हुई इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब इन्हें छोड़ा गया तो ये एक मजबूत छवि के रूप में शेख मुजीबुर रहमान उभर करके आए थे। जब मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हैं शेख मुजीबुर रहमान और जैसे ही यह जेल से निकल करके आते हैं इन्हें बंग बंधु कहा गया, अर्थात बंगालियों का भाई कहा गया। और यह स्थिति आगे चल करके इनके लिए बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति साबित हुई, मतलब पाकिस्तान की सत्ता के लिए। पाकिस्तान की सत्ता के लिए इसलिए साबित हुई, जैसे ही ये सारी गतिविधियां आगे बढ़ती रही, मुजीबुर रहमान एक निर्विवादित पर्सनालिटी के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आते हैं। उसी समय 1970 की बात होती है, आम चुनाव की स्थिति देखी जाती है। जब आम चुनाव हो रहा है उस समय जनरल याहिया खान थे पाकिस्तान में। उन्होंने क्या किया कि ये चुनाव तो हुआ और चुनाव में यहाँ की जो असेंबली थी यह 162 सीटों की थी। 162 सीटों में से जो आवामी लीग अर्थात जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है उसे 162 में से 160 सीटें प्राप्त हुई और इस आधार पर इन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधित्व की बात की और इस बात की संभावना लोगों ने जाहिर किया कि अब सत्ता इनके हाथ में रहेगा, मतलब शेख मुजीबुर रहमान के।
लेकिन जनरल याहिया खान ने षड्यंत्र किया, और न केवल इन्होंने ही किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र हुआ और इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। किसकी बात की जा रही है? शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान को चुनाव जीतने के बावजूद इन्हें कैद कर लिया गया। इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की मांग की और जैसे ही अलग देश की इन्होंने बात की, फिर इनका दमन शुरू कर दिया गया। और दमन के बाद से ही 1971 में जो वार हमने देखा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, वो हमारे सामने देखने को मिलता है। क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। न केवल क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, उनका दमन शुरू कर दिया। दमन के साथ साथ महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति थी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और यह कहा गया कि ये जो बच्चे पैदा होंगे वह पाकिस्तान के होंगे और पाकिस्तान के समर्थक होंगे। इससे संबंधित एक मूवी भी आई है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये स्थिति हमने देख लिया। एक और स्थिति ये थी कि ये जो विभाजन हुआ, यहां से दोनों की भौगोलिक दूरी ज्यादा थी और भौगोलिक दूरी होने की वजह से यहां से इसको यहां नियंत्रित करना मुश्किल था। अब जो स्थितियां आगे हमें देखने को मिलती है, इसकी पृष्ठभूमि ये थी, भारत और पाक जो युद्ध था एक सैन्य संघर्ष था। समयावधि की बात करें तो 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक चला। मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में यह खत्म हो गया, महज 13 दिन चला था। शुरुआत पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से हुई और साथ ही साथ भारत ने बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में सहयोग करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने भारत से सहयोग की मांग की थी। समापन कब हुआ इस युद्ध का? तो ढाका में समर्पण हुआ और समर्पण के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हुई। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ वो पूर्वी और पश्चिमी फ्रंट अर्थात दोनों ही फ्रंट पर भारत को युद्ध लड़ना पड़ा। जब मैं दोनों फ्रंट की बात कर रहा हूं तो एक ये फ्रंट है और दूसरा फ्रंट ये है, क्योंकि उस समय यहां पर पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान ही हुआ करता था और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ा कर रही थी। और यहां पर मतलब बांग्लादेश में जो लोकतंत्र समर्थक थे, आवामी लीग के समर्थक थे, या यूं कह सकते हैं जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनके समर्थक थे, वो भाग करके भारत में शरण लेने लगे। अब इससे संबंधित बातों को समझने के बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो स्थितियां देखने को मिली यहाँ पर, ये समापन कब हुआ? जब पूर्वी कमान ने समर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद पाक सेना का समर्पण हो गया और ये युद्ध बंदी के रूप में भारत में कैद हो गए। साथ ही साथ नए राष्ट्र का उदय होता है और यह 16 दिसंबर 1971 में नए राष्ट्र की घोषणा होती है और विश्व के नक्शे पर आधुनिक बांग्लादेश एक देश के रूप में उभर करके आता है। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब बात ये होती है, भारत के युद्ध में जाने का कारण क्या था? भारत क्या युद्ध में नहीं जाता तो भी ये स्थितियां हो जाती, मतलब सामान्य हो जाता? क्या बांग्लादेश नहीं बनता? दरअसल डिफरेंसेज इतने ज़्यादा आ चुके थे कि चाहे कुछ भी कर लिया जाता, उस समय वो बांग्लादेश बनकर के रहता, क्योंकि दोनों के मध्य बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, बहुत ज़्यादा समस्याएं उभर करके सामने आ गई। कई सारे राइटर ऐसा लिखते हैं, BBC पर भी ये बातें बताई गई हैं। यहाँ पर देखें, भारत इसलिए भी शामिल हुआ क्योंकि वहाँ पर जैसे ही पाकिस्तानी सेना के द्वारा लोकतंत्र समर्थक, बांग्लादेश के समर्थक और मुजीबुर रहमान के समर्थकों का बड़े पैमाने पर दमन किया जाने लगा, 1 करोड़ से अधिक लोग भारत में भाग करके आने लगे और उनके लिए शरण स्थल के रूप में भारत बन गया। और जैसे ही यह स्थितियां भारत ने देखा, पूरा जो विश्व समुदाय है, विश्व समुदाय अगर चाहता तो इस स्थिति को रोक सकता था, लेकिन विश्व समुदाय इस स्थिति को रोकने में नाकामयाब रहा। दरअसल पूरे विश्व समुदाय ने कोशिश ही नहीं की। यहाँ तक कि अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन दोनों ने, खास करके पाकिस्तान तो भारत के साथ युद्ध में संलग्न था ही, अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ कहा कि भारत को इस युद्ध में नहीं जाना चाहिए। अगर भारत इस युद्ध में जाता है तो उसके परिणाम बुरे होंगे। ठीक बात है। कहने का मतलब ये, वैश्विक समुदाय इस समस्या को रोकने की कोशिश नहीं की। भारत की बात करें तो युद्ध के अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं था कि या तो उन लोगों को जो बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से भारत भाग करके आ रहे थे, बांग्लादेश मतलब उस समय पूर्वी पाकिस्तान,
उनको अपने यहाँ शरण देता और उनको अपने यहाँ रहने देता। भारत के लिए मुश्किल थी और भारत अब क्या करता, या तो वैश्विक समुदाय उसका समाधान करता, लेकिन भारत के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका समाधान आज भी भारत ढूंढ रहा है। भारत ने यह देखा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, लोगों की सुरक्षा वहां पर नहीं होगी, अगर ये देश नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में इतने ज्यादा शरणार्थी आ जाएंगे कि हमारे पास संसाधन कम होने लगेंगे और हमारी सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि शरणार्थी के भेष में पाकिस्तान के सेना के कमांडर या ISI के एजेंट भी आ सकते हैं और वो भारत के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो भारत इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें जाना ही उचित समझा और रूस के सहयोग से भारत इस युद्ध को जीतने में सफल रहा, क्योंकि जो अमेरिका और ब्रिटेन भारत को ये कह रहे थे कि आप अगर इस युद्ध में गए और पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपने कार्रवाई की तो उसका परिणाम बुरा होगा। हम 1971 में ही USSR के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि कर लिया था। उस मैत्री संधि का परिणाम था कि भारत का सहयोग करने के लिए रूस भी तैयार हो गया था और इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन को रूस ने मेंटेन कर लिया, मतलब इन दोनों को रोकने में कामयाब रहा और भारत के पास इतनी क्षमता थी कि भारत पाकिस्तान से निपट पाता और निपटने में सक्षम भी रहा। उसका परिणाम आज बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने है। एक तो ये बात थी। अब बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं युद्धबंदी के रूप में, लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो आज इन्होंने कहा है, मतलब इमरान खान ने कहा है, वो कहने के पीछे कारण क्या है और क्या दोनों स्थितियां समान हैं? 1971 की स्थिति, जो 70 की स्थिति बात कर रहे हैं, जो चुनाव हुआ था आम चुनाव, वहां पर क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? इन्होंने अपनी जो तुलना की है इनसे, शेख मुजीबुर रहमान से तुलना कर ली है। ये बात कह करके कैसे तुलना किया है इसको समझने वाली बात है। उस समय की स्थिति क्या थी? इन्होंने स्वायत्तता की मांग की, नहीं माना गया। इनकी लगातार जो मांगे थी उनको नहीं माना गया। जनता का दमन किया गया और दमन करने और तमाम तरह के जो सैन्य कार्यवाही किए गए, उपेक्षा की गई, उसका परिणाम था कि ये व्यक्ति जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश बनाने में सफल रहा। आज की स्थिति क्या है? जब इमरान खान की बात की जा रही है तो इमरान खान ने यह कहा है कि सेना और सरकार दोनों मिल करके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं माना जा रहा है। जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है, लोकतंत्र की मांग कर रही है, मुझे अर्थात इमरान खान की मांग कर रही है, लेकिन मीडिया, लोकतंत्र और जनता की आवाज, जनता के अधिकार, सबका हनन यहां की सरकार और सेना कर रही है। इसलिए संभावना इस बात की है कि जो अलग अलग प्रांत हैं उसके, मतलब पाकिस्तान के, वो हो सकता है कि जैसे एक बांग्लादेश बन गया था 1971 में, अगर यही स्थिति जारी रही तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। दरअसल उन्होंने इसी आधार पर तुलना किया है और अपनी तुलना उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल यह पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ी चुनौती दी जा रही है और पाकिस्तान इस समस्या का समाधान कैसे करेगा यह आने वाला भविष्य ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। हमारी मुलाकात अगले सेशन में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।